ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को स्टूडेंट, जिसमें आगे वायरल डिजीज को हम लोग देख रहे थे, उसमें इन्फ्लुएंजा को हम लोग देखेंगे। इन्फ्लुएंजा को फ्लू भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम क्या है? फ्लू। तो ये फ्लू भी कहा जाता है। और ये जो है इसका पॉजिटिव एजेंट क्या होता है? ऑर्थोमैक्सोवायरस। क्या होता है? ऑर्थोमैक्सोवायरस, जो इन्फ्लुएंजा को फैलाता है। जब इन्फ्लुएंजा हो जाएगा तो ये जस्ट लाइक जो कॉमन कोल्ड होता है ना हम लोगों का, वैसे ही इसका सिम्टम्स होते हैं। कॉमन कोल्ड को आप समझिए चाहे इसको समझिए, तो ये कॉमन कोल्ड की तरह ही होता है। ये नेजल कंजेशन इसमें होगा, नाक जाम हो जाते हैं, नेजल डिस्चार्ज फिर बहना चालू हो जाते हैं। अरे समझ रहे हैं? जाम हो गए फिर बहना भी चालू हो गए, फिर कफ खांसी भी हो जाता है, गले में खसखसाहट रहता है, हॉर्सनेस मतलब पूरा एकदम थकान रहेगा, चिड़चिड़ापन टाइप का बना हुआ रहेगा। ठीक है, बुखार चढ़ा रहेगा, वीकनेस होगा, शरीर कमजोर हो जाएगा। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है स्टूडेंट, जिसका पहचान है वो है मसल्स एंड ज्वाइंट पेन विथ बॉडी एक्ट। यानी कि मसल्स ज्वाइंट पेन होता है, यानी कि मांस में पूरा दर्द हो जाएगा, और जगह जगह पर जहां जहां ज्वाइंट है वहां बड़ी दर्द करेगा। ठीक है, तो ये होगा। और साथ ही साथ बॉडी एक रहता है, पूरा एकदम भयंकर दर्द रहता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर होगा तो मांस और ज्वाइंट पेन में अगर दर्द है तो आपको एक बार शक होना चाहिए कि हमको क्या हो सकता है? इन्फ्लुएंजा हो सकता है। अरे ठीक है, चलिए जोर से बोलिए, ठीक है। चलिए, अब ये क्या करता है? नोज को अफेक्ट करता है, गले को अफेक्ट करता है। मतलब इसका साफ है कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का इंफेक्शन है। किसका है? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का ये इंफेक्शन होता है, यानी कि जो लंग्स वगैरह इसमें इंफेक्टेड नहीं होते हैं। अब आइए, इसका लेट कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है? बहुत दिन तक रह गया तो इसमें निमोनिया हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, और साथ ही साथ ईयर इन्फेक्शन होकर कान जाम हो जाता है। मतलब बहुत दिन तक अगर रह गया ये, तो ये बीमारी फैलते हुए नीचे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक तक पहुंच सकता है। इसीलिए ये ध्यान रखना है इस बीमारी के अंदर कि जल्दी से जल्दी इसका उपचार कराना होगा। ठीक है, और साथ ही साथ कान भी पूरा जाम हो जाता है। क्या हो जाता है? कान जाम, कान में कुछ भी सुनाई देता ही नहीं है। ठीक है, अब इसका प्रिवेंशन क्या करो भाई? तो वैक्सीन अवेलेबल है, लगवा लीजिए। समझे? इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे? तो इसका एयर ड्रॉपलेट और फॉर्माइड से हमको दूर रखना है। इसमें दूर रहिएगा तभी होगा। ऐसे वायरस में कोई भी एंटीबायोटिक चलता नहीं है। जैसे कॉमन कोल्ड में आगे पढ़िएगा तो उसमें पता चलेगा कि कॉमन कोल्ड के अंदर भी कुछ भी नहीं, तो लोग क्या करते हैं, वो 3-4 दिन में अपने आप सबसाइड हो जाता है। उसमें आपको अलग से कोई भी दवा, उसमें सिम्टोमेटिक इलाज होगा। जैसे बहुत बुखार चल रहा है तो बुखार उतरने का दवा चलेगा। बहुत अगर मतलब नाक वगैरह जाम है तो एक आध गो एंटी एलर्जी चल सकता है, लेकिन एंटीबायोटिक्स इसमें नहीं चलता है। अक्सर लोग यही गलती करते हैं कि कुछ भी बीमारी हुआ उसमें एंटीबायोटिक खिलाओ, तुरंत एंटीबायोटिक लिखता है, लेकिन एंटीबायोटिक उसमें चलाना नहीं चाहिए। ये चीज ध्यान में रखना है। तो इसमें जो भी एयर ड्रॉपलेट्स है वो सबको थोड़ा सा दूर रहिए। अब आते हैं, अगला बीमारी है हमारा डेंगू। इसको ब्रेक बोन फीवर भी बोला जाता है, हड्डी को तोड़ने वाला बुखार। डेंगू और हड्डी को तोड़ने वाला बुखार आजकल जान ही रहे हैं कि कितना हमारे समाज में बहुत सारा, और खासकर इस पर्टिकुलर इलाका में सबसे ज्यादा डेंगू निकल रहा है, और जो गढ़वा जिला है उसमें तो और ज्यादा निकल रहा है। समझे? और इतना भयंकर ये बीमारी इस कदर फैला हुआ है पूरे समाज में कि इससे बहुत सारे जो है लोग ग्रसित हो गए हैं इस बार। तो चलिए देखते हैं इस बीमारी के बारे में कि क्या है एक्चुअल में। तो पहला नंबर ये देखते हैं कि इसको फैलाता कौन है। तो फ्लेवी या फ्लेविराइबा वायरस इसको बोलते हैं। ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए का बना होता है। और इसको, ये वायरस किसके अंदर पाया जाता है? तो एक कैरियर होती है, वेक्टर होती है, फीमेल एडीज इजिप्टी मॉस्क्यूटो। ये एक फीमेल मच्छर है जिसके अंदर ये वास करता है वायरस, और वो जब हमको ला करके काटती है, बाइट करती है, गुस्सा उतारती है, तब ये उसी दौरान हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है? वो फैल जाता है, घुस जाता है। अब एक बार जब हमारे बॉडी के अंदर घुस गया तो अच्छा, इसको आर्थ्रोपोड बॉर्न डिजीज भी कहा जाता है। आर्थ्रोपोडा समझ रहे हैं ना?
तो उसी से ये फैलने वाला डिजीज भी कहा जाता है। अच्छा, मस्क्यूटो ब्रीड इन क्लीन वाटर, इसका साफ है कि अभी तक आप बहुत सारे डिजीज के बारे में जान रहे होंगे या आगे भी पढ़िएगा, जैसे मलेरिया वगैरह के बारे में जब पढ़िएगा तो उसमें देखिएगा कि अक्सर मच्छर जो है वो कहाँ पे पाए जाते हैं, गंदी नालियों के अंदर। लेकिन इसकी जो मच्छर है वो फ्रेश पानी में पाया जाता है। सोचिए, साफ सुथरा पानी जहां पर भी है वहीं पे ही ग्रो करती है। कौन? एडिस इजिप्टी मस्क्यूटो। और ये क्लीन वाटर में रहने वाली है, और वो क्लीन वाटर में रह करके कब काटती है? रात में ही अटैक नहीं करती है। सब मच्छर रात में काटता है, ये बोलता है कि हम दिन में अटैक करेंगे। कब करेंगे? दिन में। तो दिन में मच्छर काटने से बचने देना है, ठीक है? दिन में नहीं होता है। क्या होता है कि आजकल लोग ऐसे सूझ जाते हैं, पानी की बरसात का दिन है, ऐसे बड़ी ठंडा लगता है, दिन में ऐसे आराम करने लगता है, तो उसी के वजह से उसको पूरा फायदा मिल जाता है, आराम से दिन में आएगा और आपको काट के चला जाएगा। तो फिर उसके थ्रू कौन सा आ जाएगा? वायरस अंदर घुस जाएगा। तो अब ये देखिए, दो तरह का होता है, क्लासिकल डेंगू फीवर, एक हीमोरेजिक डेंगू फीवर। क्लासिकल में क्या होता है कि इसमें आगे इसका सिम्टम्स क्या है कि क्लासिकल हो गया है, तो इसमें क्या होता है कि सीवियर फ्रंटल हेडेक, आगे के एकदम माथा पूरा दर्द करेगा, पूरा बुखार तेज हो रहेगा, और आंख के पीछे पूरा दर्द करेगा, आंख के पीछे। और आंख जब इन्हें उन्हें आगे पीछे घुमाइएगा ना तो तब पर भी बहुत ज्यादा दर्द करता है। और इसका मेन सिम्टम्स है मसल एंड ज्वाइंट पेन, जैसे इन्फ्लुएंजा में होता है ना, वैसने टाइप का इसमें होता है। मसल्स और ज्वाइंट पेन भयंकर लगने लगेगा। फिर लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी कि भूख भी नहीं लगेगा आपको। और मीजल्स लाइक रैशेज ऑन स्किन, मीजल्स हम लोग पढ़ चुके हैं, और वो उसी के तरह क्या होगा कि रैशेज यानी कि दाना दाना बॉडी के ऊपर बनना चालू हो जाएगा। तो इस कंडीशन में इसको क्लासिकल डेंगू फीवर बोलेंगे। लेकिन जब ये, और इसका दूसरा रूप है हीमोरेजिक डेंगू फीवर, इसमें सबसे बड़ा बात होता है क्या कि इसमें ब्लीडिंग फ्रॉम माउथ, मुंह से। अभी एक केस बताए थे ना कि आजकल एगो डेथ किए थे जो मुंह से भी उल्टी करना चालू कर दिए थे, तो वो क्या हुआ था, उनको हीमोरेजिक डेंगू फीवर हो गया था। और ब्लीडिंग कहां से होना चालू हो जाता है? मुंह से, नाक से, गम से और स्किन से। ऐसे कहीं भी स्किन फट जाएगा, ऐसे फट जाएगा, मुंह से, गम से, ये जो मसूड़ा है उससे आना चालू हो जाएगा, नाक से भी खून गिरना चालू हो जाएगा, और यहाँ पे मुंह से तो होगा ही होगा। अब फ्रीक्वेंट वोमिटिंग, बार बार उल्टी होगा, ब्लड के साथ भी हो सकता है, बिना ब्लड के भी हो सकता है। यानी कि जब उल्टी कीजिएगा तब ब्लड भी आएगा और नहीं भी आ सकता है, इसीलिए प्लस माइनस। तो इस तरह से बार बार उल्टी होगा तो मुंह तो ऑटोमेटिक सूखेगा, और मुंह सूखेगा। और ये इसमें एक और चीज क्या देखने के लिए मिलता है कि बॉडी के अंदर ब्लीडिंग चालू हो जाता है, बॉडी के अंदर, क्योंकि प्लेटलेट्स का क्या हो जाता है इसमें? कमी। क्योंकि इसमें क्या रहता है कि लो प्लेटलेट्स काउंट हो जाते हैं। और प्लेटलेट्स क्या करता है? हमारा खून जमाने में मदद करवाता है, मतलब बॉडी में जो है हमारा, जो भी जब भी कटिंग हो जाता है इस तरह से, तो उसको जमने में, अंदर अंदर हीलिंग में मदद करता है। तो इंटरनल ब्लीडिंग में होना चालू हो जाता है, लो प्लेटलेट्स काउंट। और अगर प्लेटलेट्स 40,000 क्यूबिक मिलीमीटर से जो कम अगर आ गया तो उस कंडीशन को क्रिटिकल बोला जाता है। अब वैसा कंडीशन में क्या होगा कि रैपिड वीक पल्स होगा, एकदम पल्स तुरंत नीचे गिरना चालू हो जाएगा और एकदम लो बीपी हो जाएगा। क्योंकि अब ऐसा कंडीशन आ जाएगा एकदम पूरा लो बीपी, एकदम सुस्त पेशेंट हो जाएगा और एकदम बहुत ही ज्यादा सुस्त हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या करे भाई? तो इसका अब पहला नंबर तक टेस्ट करवाओ। तो टेस्ट में एक तो पीसीआर होता है जो इधर अवेलेबल नहीं है, तो इधर कौन सा ज्यादातर लोग करते हैं? टोर्निक्वेट टेस्ट। ये ध्यान रखिएगा कि ये टोर्निक्वेट टेस्ट जो है इसको कर करके डेंगू के बारे में पता लगाया जाता है, ठीक है। अब इसका बचाव क्या है? तो वही पूरा कपड़ा पहन के चलिए, दिन में कपड़ा पहन के सोइए, अगर सोना ही मन है तो, समझ में आ रहा है ना, फुल कपड़ा पहन के सोइए। दूसरा क्या है? मस्क्यूटो नेट्स का यूज कीजिए, मच्छरदानी के अंदर दिन में भी सोइए। क्लीन हाइजीन्स रखिए, अपने बॉडी को साफ या अगल बगल में पूरा साफ सुथरा रखिए। पानी को जमा नहीं होने दीजिए, नो स्टेंगेट, मतलब नो स्टेंगेट मतलब क्या होता है? जमा हुआ, माने पानी को जमने मत दीजिए। और मस्क्यूटो रिपेलेंट्स का यूज कीजिए, जैसे मोर्टिन वगैरह का आता है ना, कछुआ जलाओ मच्छर भगाओ, तो उसका यूज कीजिए। अच्छा, इसमें अब क्या करें, इलाज कैसे करें? तो इलाज इसमें अलग अलग तरीके से होता है। तो इसमें और कुछ भी नहीं, जो हो रहा है बॉडी के अंदर घटित हो रहा है उसका इलाज करो। जैसे बुखार चढ़ जा रहा है तो बुखार को उतरने के लिए पैरासीटामोल लो, इसके लिए कोई स्पेशल दवा आता नहीं है। अब दूसरा क्या है कि और क्या हो रहा है कि प्लेटलेट्स कम हो रहा है, तो प्लेटलेट्स को बढ़ाने का उपाय लगाइए। तो आजकल डॉक्टर लोग क्या करता है, बोलता है कि बहुत सारे आप देखिएगा कि वो प्लेटलेट्स का एक गोली आता है, अरे उसका अगर आप कंपोजिशन पढ़िएगा तो उसमें ये देखिएगा कि जो
पपीता है ना, पपीता, उसका पत्ता का बना हुआ है, उसी के लीफ। और बहुत सारे आयुर्वेद के में आप देखिएगा कहा भी गया है कि जो लीव्स ऑफ पपाया प्लांट होता है उसको अगर आप पीस करके और पी रहे हैं तो प्लेटलेट्स काउंट बढ़ता है। और साथ ही साथ बकरी का दूध भी पीने के लिए बोलता है। बकरी का दूध तो इतना कारगर होता है, वो माना जाता है कि प्लेटलेट्स को बढ़ाने में सबसे बड़ा कारगर होता है। तो अभी दिल्ली वगैरह में चले जाओ, वहां 1000 रुपए लीटर, गढ़वा में 500 रुपए लीटर बिक रहा था। जकरा घर अगर 50 गो बकरे है तो सोचो पर डे कितना कमा रहा है, समझ रहे हो ना। तो इस तरह से ये बीमारी के अंदर जो है बकरी का दूध बहुत फायदे करता है, तो वो दो, प्लेटलेट्स को बढ़ाओ। साथ ही साथ एक चीज और ध्यान रखना है कि एस्प्रिन और डिस्प्रिन नहीं देना है। एस्प्रिन और डिस्प्रिन इजिली अवेलेबल होता है मार्केट में, और हमारा माथा दर्द वगैरह में ज्यादा हम लोग यूज करते हैं। तो ये एस्प्रिन और डिस्प्रिन क्या होता है कि खून को पतला करने का काम करता है। ये प्लेटलेट्स का ऐसे भी बात नहीं मानता है। जब बॉडी के अंदर चल गया प्लेटलेट्स का बात नहीं मानता है, कब? जब प्लेटलेट्स 1.5 लाख से 3 लाख के बीच में रहता है तब उतना संख्या में ही बात नहीं मानता है। तो यहाँ प्लेटलेट्स का हो गया है, कमे हो गया है, तो अब बात मानेगा। तहिया नहीं माना तो अब मानेगा। तो इस कंडीशन में ये और क्या करता है, इसीलिए एकदम अवॉइड किया जाता है कि एस्पिरिन और डिस्प्रिन दीजिए मत, नहीं तो इंटरनल ब्लीडिंग और फास्ट होना चालू हो जाएगा, समझे। और क्या हो रहा है कि बॉडी से अगर बहुत ज्यादा उल्टी कर रहा है, खून लॉस हो रहा है, तो उसको आईवी फ्लूइड दीजिए। अरे जो पानी चढ़ाते हैं बोतल में उसको चढ़ाइए, और अगर ज्यादा जरूरत पड़े तो भैया ब्लड को चढ़वाइए। यानी कि खून अगर किसी बढ़िया नॉर्मल आदमी को दीजिएगा तो उसके अंदर प्लेटलेट्स भी चला जाएगा, और प्लेटलेट जाएगा तो उसका बॉडी में राइज रहेगा, तो उसका जान बचने का चांस है। जाओ नहीं ध्यान दोगे तो क्या हो जाएगा, अरे उसका विकेट गिर जाएगा। अब आइए पोलियो माइलाइटिस या पोलियो या इन्फेंटाइल पैरालाइसिस इसको बोलते हैं। पोलियो बीमारी सुने होंगे, अरे लकवा का बीमारी एक ऐसे जनरली गांव देहात में बोला जाता है, तो पोलियो है ये। तो पोलियो में क्या होता है, ऑकर एट एनी एज, किसी एज में ही पोलियो हो सकता है, ठीक है। और पोलियो वायरस के वजह से होता है जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए का बना हुआ होता है। अब इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, फीको ओरल रूट, यानी कि वही ये खाना के थ्रू फैलता है, पेट में जाएगा, और जो एक्सक्रीटा बाहर निकलेगा उसके अंदर इसका वायरस पाए जाते हैं। तो अगर इसको बाहर डिस्पोज किया गया तो वैसे जिसके अंदर इंफेक्शन है तो वो पूरा फैला सकता है, वो क्या कर सकता है, पूरी तरह से फैला सकता है। तो ध्यान रखना है कि अच्छे से खाने पीने पर विशेष ध्यान रखना। अच्छा, इसमें क्या होता है कि वो जैसे इट मल्टीप्लाई इन इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा तब मल्टीप्लाई करेगा, और ब्लड के थ्रू ट्रेवल करना चालू कर देता है, और कहां पहुंच जाता है, दिमाग के अंदर। और दिमाग में सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंच करके मोटर नर्व फाइबर और वेंट्रल रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड को ये क्या करता है, पूरी तरह से अफेक्ट कर देगा। और जैसे अफेक्ट करेगा तो पैरालिसिस ऑफ स्केलेटन मसल्स तुरंत हो जाएगा। यानी कि स्केलेटन मसल्स का मैं नहीं देखता हूं कि किसी का अक्सर लिम्ब में देखने के लिए मिलता है, या तो लोअर लिम्ब में होगा या अपर लिम्ब में, ऐसे बॉडी में भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर लिम्ब में देखने के लिए मिलता है। ज्यादातर पैर से आप विकलांग लोगों को देखिएगा तो मोटर नर्व पैर का जो कनेक्शन गया था वो काम में करना बंद, तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, सूख जाएगा और एकदम पतला हो जाता है, देखे होंगे। तो इस तरह से ये रहता है। अब इसका और सिम्टम्स क्या हो सकता है भाई, इसमें फीवर हो सकता है। अदर सिम्टम्स में क्या होगा, इसमें अदर सिम्टम्स में क्या होगा स्टूडेंट, फीवर है, हेडेक है और वीकनेस आ जाएगा। अब इसका प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं, दो तरह से इसको बचाव के लिए दो काम कर सकते हैं। एक तो इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन लगवाओ, जिसमें किल वायरस को मार करके उसमें डाल दिया जाता है, और वो जब लगाइएगा तो आपको वो आप उससे इम्यूनाइज हो जाइएगा, और इम्यूनाइज हो जाइएगा तो फिर वो वायरस आप पर इफेक्ट नहीं करेगा। अब दूसरा ओरल पोलियो वैक्सीन लगाइए, वही 2 बूंद जिंदगी की, इको चाबा टेछू ही ना, माने कोई बच्चा छूटे नहीं। अरे अमिताभ बच्चन जी का प्रचार सुने हो, अरे देखे हो ना कि 2 बूंद जिंदगी की। वैसे भी अभी पोलियो जाने वाला है, तो इसमें लाइव बट एटीन्यूएटेड वायरस को डाला जाता है। अब ये एटीन्यूएटेड वायरस क्या है, ये कैसे होता है, जब अभी इम्यूनिटी पढ़ेंगे हम लोग तो उसमें सब इसके बारे में चर्चा करेंगे, तभी ज्यादा यहाँ पे नहीं करेंगे। अब इसका बचाव क्या हो सकता है, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ फीकस एंड यूरिन और फीकल मैटर जहाँ पे ज्यादा रिलीज किया जा रहा है उसका प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए, यानी कि वो ऐसे खुले में नहीं होना चाहिए। खुले में शौच करना एकदम बिल्कुल नहीं है, तो नहीं तो उस फैलेगा। ओवर क्राउडिंग ऑफ चिल्ड्रेन इन स्कूल पार्क्स टू बी अवॉइडेड, जहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ रहता है वहां अपने बच्चे को जाने से रोके, क्योंकि वहां पे ऐसा हो सकता है कि किसी में पोलियो वायरस होगा तो आपके बच्चे को इन्फेक्ट कर सकता है। और कहाँ होता है, स्कूल में, पार्क में।
अब इसका मतलब ही नहीं है कि स्कूले भेजना बंद कर दीजिए, इसका मतलब ही नहीं है अब आप आज से सुन बाबा हमारा लड़का नहीं स्कूल जाए नहीं तो पोलियो हो जाए। अरे पोलियो का 2 बूंद जिंदगी पिलाइए और स्कूल भेजिए, समझे ना। छोटने से पीते आ रहे हैं, कितने लोग पिए हैं अभी तक? सब पिया होगा। हाँ चलिए अब आते हैं, अगला बीमारी है मम्स या इन्फेक्टियस पैराटिड्स। मम्स गलफुलिया बीमारी सुने होंगे। अरे गलफुलिया, गाले फूल जाता है, ऐसे मोटा हो जाएगा एक साइड। तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड पाया जाता है। कौन सा ग्लैंड पाया जाता है? पैरोटिड ग्लैंड। उसमें वायरल इन्फेक्शन हो जाएगा, तो उसी की वजह से क्या होता है? मम्स। तो मम्स वायरस बोलते हैं या पैरामैक्सो वायरस, आरएनए वायरस भी इसको कहा जाता है। ये क्या करवाता है? इन्फ्लामेशन, सूजन करवाता है या स्वेलिंग ऑफ पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड। पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड का क्या करवाता है? सूजन करवा देता है। पैरा ओटिड, नाम ही सुन रहे हो, पैरा मतलब क्या होता है? अराउंड, ओटिड मतलब क्या होता है? कान। कान के अराउंड पाए जाने वाला जो ग्लैंड है भाई, उसमें क्या करवा देता है? इन्फेक्शन करवा देता है, जिसके वजह से गलफुलिया हो जाता है ये। और इसमें क्या होता है कि इसमें मुंह खोलने में बड़ी दिक्कत। ऐसे आप गाले फूल गया तो मुंह कैसे खुलेगा? तो मुंह खोलने में भी दिक्कत हो जाता है, बुखार चढ़ जाएगा, खूब दर्द करेगा और कमजोरी हो जाएगा। बुखार चढ़ने के बाद ऑटोमेटिक मान के चलो कि वीकनेस कहने का जरूरत नहीं है। यहाँ तक केकरो कह दो ना तुम खाली कि तुम बीमार तरी लग रहे हो, तो कह हाँ कमजोर तो हो ही है। अभी ट्रांसमिशन कैसे होता है? तो ये छींकने खांसने से होता है भाई। अब ये वायरस जो होता है सलाइवा के अंदर भी होता है, ये सलाइवा के अंदर होता है। तो जो जिसके अगर मम्स हो गया है उसका जूठा उठा मत खाया हुआ करो, ये तो ज्यादा प्यार मोहब्बत के चक्कर में क्या हो जाएगा पता है ना? तो हो जाएगा, तू फूल जाएगा, तो करने वाला फूलर रहेगा, थोड़ने वाला फूलर रहेगा, तो दोनों का एकदम मस्त फेस का साइज हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ज्यादा इधर ऐसे दिखाने का नहीं, सलाइवा से फैलता है। कॉम्प्लिकेशन क्या हो जाएगा? अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज जरूर ध्यान में रखना है, इसका कॉम्प्लिकेशन क्या है? और चीआइटिस मतलब टेस्टिस के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है। मेल के अंदर हो गया, टेस्टिस के अंदर इन्फ्लामेशन होगा, यानी कि टेस्टिस सूज जाएगा, और अगर बार बार सूजा हुआ रहेगा तो स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं होगा, और स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं होगा तो आगे चल करके वो स्टेरिलिटी उसके अंदर आ जाएगा, यानी कि बाद में वो अब्बा नहीं बन पाएगा। अरे समझे, बप्पा नहीं बन पाएगा। तो वो बहुत सारे ऐसे कपल्स को अगर आप देखिएगा कि बहुत सारे ऐसे, जब आप इनफर्टिलिटी क्लिनिक के अंदर जाइएगा तो बहुत सारे लेडीज डॉक्टर से जब आप बात कीजिएगा तो पता चलेगा, तो उन लोग साफ कहते हैं कि बहुत सारे, जैसे बहुत सारे कपल्स को बच्चा नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है भाई? शादी का हो गया 5 साल 10 साल हो गया, नहीं हो रहा है। तो उससे पूछता है डॉक्टर के कभी आपको मम्स गलफुलिया हुआ था का? तो हाँ, कितना दिन तक रहा था? ढेरे दिन। और ध्यान नहीं दिया वो, और ध्यान नहीं दिया तो उसके वजह से उसका स्पर्म काउंट कम हो गया, स्पर्म ही ज्यादा प्रोडक्शन नहीं हुआ क्योंकि टेस्टिस के अंदर इन्फेक्शन हो गया। तो आगे से ध्यान रखने का है, ठीक है। अब इसका क्या करो भैया, इस सब से बचना है तो MMR वैक्सीन लगवा लो, टेंशन फ्री। मीजल्स, मम्स एंड रूबेला वाला वैक्सीन है ना, वो वाला लगवा लो और टेंशन फ्री हो जाते हो। इस तरह से जो है स्टूडेंट, वायरल डिजीज में अब एक ही 2 चीज बचा हुआ है। एक कॉमन कोल्ड बच गया जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, हेपेटाइटिस बी बच गया जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और एड्स बच गया। तो ये तीनों को अगले लेक्चर में लेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।